नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान वाद संवाद लेकर हाजिर हूं मैं ज्योत्सना। अनेकता में एकता का मंत्र न जाने आप सभी ने कितनी बार सुना होगा, लेकिन ये मंत्र देश के लाखों किसानों की तकदीर बदल रहा है और देखा भी गया है कि कई लोगों को मिलाकर बना गया एक समूह ज्यादा असरदार होता है। जी, आज हम बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में एकता की। मौजूदा स्थिति में हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए गए हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ कहा जाता है। वास्तव में ये किसानों का एक ऐसा समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि व्यावसायिक गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखता है। एक गांव या फिर कई गांव के किसान मिलकर भी ये किसान समूह बना सकते हैं। ये समूह सरकार की योजनाओं की जानकारी से लेकर ऋण की जानकारी भी देते हैं और इन समूहों की सहायता करता है नाबार्ड और लघु कृषि किसान व्यापार संघ या कहें एसएफएसी। ये संघ 3 साल तक एफपीओ को वित्तीय सहायता देकर शुरुआती खर्च वहन करता है, जिसमें किसान समूह के प्रशिक्षण और निरीक्षण दौरे भी शामिल होते हैं। छोटे किसानों के लिए कितना लाभदायक है इन समूहों से जुड़ना और साथ ही क्या है एसएफएसी की भूमिका, और इस बारे में आज हम जानेंगे अपने कार्यक्रम में। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं श्रीमती नीलकमल दरबारी जी, जो कि एसएफएसी में प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। और आज का हमारा विषय रहेगा अन्नदाता का साथी एसएफएसी। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्रीमती नीलकमल दरबारी जी, जो कि एसएफएसी में प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। इसके साथ ही मौजूद हैं श्री पीएन डोगरा जी, जो कि एक वरिष्ठ सलाहकार हैं, श्री राकेश शुक्ला जी, जो कि एफपीओ टीम लीडर हैं, और विशाल दिनेश जी, जो कि ई-नाम में विशेष सलाहकार हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आइए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं इस विषय पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत के किसान खुशहाल हो और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस सपने को साकार करने में सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश की है। किसानों के हित में नई और बेहतर लाभ देने वाली योजनाएं लागू कर सरकार अपनी भूमिका में प्रयासरत है। इसी प्रयास में लघु कृषि किसान व्यापार संघ 2 कदम आगे बढ़ते हुए देश के छोटे और सीमांत किसानों को संबल बनाने का कार्य कर रहा है। लघु कृषि किसान व्यापार संघ यानी एसएफएसी एक विशेष सोसाइटी है जो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। हमारे देश में लगभग 5000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन विभिन्न संस्थान जैसे कि लघु किसान कृषि व्यापार संघ, नाबार्ड और अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 8,45,000 लघु, मध्यम और सीमांत किसानों को संगठित कर एफपीओ से जोड़ा जा चुका है। एसएफएसी इन किसान उत्पादन संगठनों को अधिक सक्षम और मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण, पेशेवर हैंड होल्डिंग, दिल्ली किसान मंडी, एफपीओ क्रेता, ई इंटरफेस पोर्टल और मूलभूत ढांचों के सशक्तिकरण का संचालन करती है। साथ ही एसएफएसी किसान उत्पादन संगठनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पूंजी अनुदान और ऋण गारंटी योजना का संचालन भी कर रही है। इसके तहत किसान समूह को 15 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2014 से जनवरी 2020 तक 545 एफपीओ को 34 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। इसके अलावा 96 एफपीओ ने ऋण गारंटी योजना का लाभ लिया है। इसके तहत 36 करोड़ 89 लाख रुपए की ऋण गारंटी दी जा चुकी है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम परियोजना के तहत कृषि बाजार को पहले से काफी सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है। पहले चरण में विभिन्न राज्यों की 585 कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। वहीं 2020 के अंत तक 1000 मंडियों को ई नाम परियोजना में शामिल करने का लक्ष्य है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए चर्चा में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं नीलकमल जी का। मैम, आपसे सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि एसएफएसी क्या है, इसकी भूमिका क्या है, सरल शब्दों में किसानों के लिए क्या समझाती हैं आप? एसएफएसी जो है वो भारत सरकार के द्वारा एक स्थापित की गई स्वायत्त शासी संस्था है। इसमें हम कृषि मंत्रालय के तहत काम करते हैं और अधिकांश तौर पे हमारा काम जो है वो लघु एवं सीमांत कृषकों को जोड़ना है, जिससे कि वो अपनी आय के साधनों में वृद्धि कर सकें। कृषि में जितने भी नए प्रयोग हो रहे हैं, जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं या तकनीक आ रही है, उनको कैसे सीमांत एवं लघु कृषकों तक पहुंचाया जा सके, उनको कैसे व्यवसाय से जोड़ा जा सके, बिजनेस से जोड़ा जा सके, मार्केटिंग से जोड़ा जा सके, क्रेडिट से जोड़ा जा सके, इस ओर एसएफएसी कार्यरत रहती है। जी, साथ ही आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एसएफएसी का ये जो एक संस्था है या जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसानों के लिए जैसे हम बात करते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, तो उनकी आय को दोगुना करने के लिए किस तरह से सहायक है? जी, वाजिब प्रश्न है। एक जो सोच पिछले कुछ सालों में विकसित हुई है वो यही है कि अकेला किसान, क्योंकि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो वो किस प्रकार से इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकता है, यानी कि वो किस प्रकार से लागत में कमी करे और इस प्रकार से कमी करके कैसे वो मुनाफा अधिक कमाए। तो ये समझ में आया कि किसी न किसी प्रकार से हमें किसानों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। यदि हमें ये लक्ष्य हासिल करना है तो उसमें जिसे कहते हैं एग्रीगेशन शब्द है अंग्रेजी में, और उसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि संगठित किस प्रकार से हम किसानों को कर सके, ताकि जो उनकी लागत है वो सामूहिक रूप से खरीदे, उसको कम मूल्य पे खरीदे, अच्छी क्वालिटी की खरीदे और इस प्रकार से वो लागत में कमी लाएं। साथ के साथ ही उनको जो बैंकों से या संस्थाओं से ऋण आदि मिलता है या उसमें जो कमी रह जाती है या जो उसमें उनको दुविधाएं आती हैं, उसको वो सामूहिक रूप में कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, ये रही बात। और अंतिम बात ये है कि जब उनका उत्पादन आ जाता है मार्केट में तो किस प्रकार से वो उसको बेचें। अगर वो बंध जाते हैं मंडियों के साथ में तो उनको कम आय प्राप्त होती है, परंतु यदि उनको और साधन उपलब्ध हो जाते हैं बेचान के लिए अपने एकजुट होने की वजह से, तो उनको अपने उपज का अधिक मूल्य मिल जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो 3 क्रिटिकल गैप्स हैं इनको हम किस प्रकार से दूर कर सकें। साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ राज्यों में किसान जो है वो इन समूह के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन किसानों तक ये जो जानकारी है वो किस तरह से पहुंचाई जाती है? जी, एसएफएसी के द्वारा लगातार हम अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन चला के रखते हैं। हमने विशेषज्ञों की इसमें मदद ले रखी है और जहां जहां जिन जिन प्रांतों से हमको इस प्रकार में आवाज आती है या हमको एक डिमांड आती है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, तो वो हम कराते हैं। हमारी टीम वहां जाती है और हमने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष तौर पे ध्यान दिया है इस कार्यक्रम के लिए। उत्तराखंड में हमने भेजी है अपनी टीमें, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो इन सभी राज्यों में हमारी टीम जाकर के एक कैंप लगाती है और किसानों को जोड़ती है, उनको जानकारी देती है कि वो किस प्रकार से एफपीओ के मार्फत अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो अपने आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एसएफएसी के बारे में और तमाम विशेष जानकारियां जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, तमाम विशेष जानकारियां जो है वो लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि किसानों को इससे अधिक लाभ पहुंच सके। शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनका रुख करते हैं। शुक्ला जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो हम किसानों के समूह की बात कर रहे हैं, ये प्रक्रिया किस तरह से होती है, कैसे जो है वो किसानों का समूह बनाया जाता है, कैसे इन जानकारियों से किसानों को अवगत कराएं? इनको जागरूकता, पहले हम सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में हम एफपीओ पर बनाएंगे और वहाँ गांव-गांव जाके ये जागरूकता अभियान चला जाता है। और किसी भी फसल, जैसे हमने कोई फसल ले लिया, जैसे आम है या गेहूँ धान हो गया, तो उसके किसानों के साथ जनसंपर्क करते हैं उनसे
और उनको बताते हैं सारे फायदे कि एफपीसी के फायदे क्या हैं, और उनकी सहमति के बाद उनको सदस्य बनाया जाता है। जी जी। और अगर कोई किसान इससे जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से जुड़ सकता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? जो भी किसान अगर किसी एफपीओ से जुड़ना चाहता है तो अपने निकटतम एफपीओ के पास जाए और उनसे निवेदन करे कि हम भी सदस्य बनना चाहते इच्छुक हैं, और वो वहाँ का सदस्य बन सकता है। जी, आप इसमें कुछ और जानकारी जोड़ना चाहेंगे? अगर कोई किसान इतना जागरूक है कि वो खुद अपना एक एफपीओ बनाना चाहे, तो वो भी उसके लिए एक संभावना हमने रखी हुई है कि या तो वो अपने निकटतम एफपीओ से जुड़ जाए या अपना स्वयं का 100, 50, 1000 तक की हम गिनती मानते हैं किसानों को जोड़ सकने की अगर क्षमता रखता है, तो निश्चित तौर पे हम उसकी मदद करते हैं कि वो खुद का भी एक एफपीओ क्रिएट कर सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ आज कार्यक्रम में कई किसान भी जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं नीलकमल जी का। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ भूमि जो है और उससे सालाना 3 लाख तक का मुनाफा होता है, तो समूह से जुड़ने के बाद उनका मुनाफा कितना बढ़ जाता है, कितना अंतर रहता है उसमें? देखिए, ये सब एक प्रकार से देखा जाए तो 3 pronged स्ट्रेटेजी जिसको हम कहते हैं उस पर निर्भर करता है। एक तो वो कितनी अपनी मूल्य जो लगती है, उसकी जो लागत आती है उसमें कितनी कटौती कर पाता है, कितना फाइनेंसेस अरेंज कर पाता है और कैसे मार्केटिंग कर पाता है। परंतु अगर ये तीनों चीजें स्मूथली हो गई, शुरुआत में ही उसको करीब 15 से 20% की अतिरिक्त आय होने की पूरी संभावना रहती है इसमें। और जैसे जैसे वो एक्सपर्टीज हासिल करता है, जैसे जैसे उसकी मार्केट के प्रति एक लिंकेज बनती है, वैसे वैसे ये मुनाफा उसका 25 से 30% की ओर चौथे साल में पहुंच सकता है। जी बिल्कुल। तो तमाम जानकारियां एसएफएसी के संबंध में आज हम अपने कार्यक्रम में इस विषय पर बात कर रहे हैं, और कई जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जो हैं वो मौजूद है हमारे स्टूडियो में। और हम ये भी साथ ही साथ उम्मीद कर रहे हैं कि जो घर बैठे इस वक्त किसान भाई बहन हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें ये जानकारियां जो है वो उनके जरूर काम आएंगी, और निश्चित तौर पर वो भी एक समूह बना के जरूर एसएफएसी के साथ जो है वो जुड़ना चाहेंगे। शुक्ला जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि अगर एक परिवार से 2 से 3 किसान हैं और अगर वो समूह बनाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए अलग अलग उनको सदस्यता लेनी होगी कि एक समूह की जो है वो सदस्यता ले सकते हैं? वो अलग अलग समूह के सदस्य बन सकते हैं। जी, किस तरह से बन सकते हैं? मतलब अलग अलग समूहों के साथ जो है वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो जाके निवेदन करेंगे उन समूहों से कि आप हमको सदस्य बनाएं, उनको सदस्य में जोड़ा जा सकता है उनको। जी जी। एक एफपीओ की सदस्यता जो है लगभग 1000 तक की होती है। एक परिवार में अगर 3 या 4 किसान हैं तो वो सारे अलग अलग एक एफपीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उनको अपना इक्विटी कंट्रीब्यूशन उसमें देना पड़ता है। सरकार को कोई फीस नहीं लगती, कहीं भी कोई फीस नहीं है। सिर्फ वो अपना एक होल्डिंग लेने के लिए वो एक अपना इक्विटी उसमें ले लेते हैं, तो उस प्रकार से वो सदस्य बन सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ ही अभी हमने जो है वो नीलकमल जी से बात करी, और इसमें भी चर्चा को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कई किसान भी हमारे साथ मौजूद है, आइए धीरे धीरे करके उनको भी शामिल करते हैं और उनके भी जो सवाल हैं वो लेते हैं कार्यक्रम में, और देखते हैं कि उनके मन में किस तरह की शंकाएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं इसके संबंध में, और जानते हैं कि उनके समाधान आज उनको यहाँ पर मिलते हैं नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जो है वो किसान मौजूद है, एक बार उनकी तरफ रुख करते हैं। आप में से कौन कौन जो है वो प्रश्न जानना चाहेगा? आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से हैं आप। मैं सतीश बैस कपिलेश्वर एपीओ से जुड़ा हूँ, सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। जी। मेरा सवाल है कि एपीओ को कंपनी के अलावा हम और कौन से कानूनी रूप में रजिस्टर्ड पंजीकृत कर सकते हैं? सर बिल्कुल। तो आप में से कौन? बताता हूँ। जी, शुक्ला जी। एफपीओ जो है, जैसे एसएफएसी जो प्रमोट करती है वो कंपनीज एक्ट पे प्रमोट करती है, बस इसके अतिरिक्त एफपीओ सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट, ट्रस्ट, फाउंडेशंस और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, इन सब में बन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ जो अभी किसान थे जिन्होंने अपना प्रश्न किया, उनका जवाब जो है वो उनको मिल गया है। अब आप में से कौन पूछना चाहेगा? पीछे से एक हाथ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आप ये माइक ले लीजिए और अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम संजय परमार है, मैं एमपी के सारंगपुर ब्लॉक से रहने वाला हूँ और कपिलेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर हूँ। सर, मेरा सवाल है कि क्या सहकारी समितियाँ एफपीसी में बदल सकती है? जो भी सहकारी समितियां हैं वो भी एफपीसी में बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, पर उसके अंतर्गत आपको अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनसे एक अनुमोदन निकलवा के
और आरओसी में आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। जी मैम, इसमें कुछ और जानकारी जो आप जोड़ना चाहेंगे? नहीं, ये काफी प्रश्न जो है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भ्रम है लोगों में कि सिर्फ कंपनीज एक्ट में ही इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंपनीज एक्ट में भी विशेष प्रावधान है एफपीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए। 2013 में कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें कि एफपीओ को रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं कि उनको दूसरी एंटरप्राइजेस से अलग मानते हुए, किसानों की संस्था मानते हुए उनको प्रावधानित किया गया है। किंतु इसके साथ में जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव एक्ट्स हो, चाहे सोसाइटीज एक्ट हो और चाहे ट्रस्ट एक्ट हो, हमारे जितने भी इस प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसके तहत भी कृषक समूह का संगठन किया जा सकता है। बिल्कुल, तो हमारे किसान जो है वो काफी जागरूक हैं और इस विषय पर भी, और काफी जो अच्छी जानकारियां हैं वो यहाँ पर हासिल करना चाहते हैं। और बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि जो भी उनके मन में प्रश्न है उनका समाधान वो आप यहाँ से जरूर लेकर जाएं। अब आप में से कौन प्रश्न करना चाहेगा? मैं चाहूंगी अपना हाथ उठाएं। बिल्कुल, आप करना चाहेंगे प्रश्न? जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं महिपाल सिंह सोलंकी, शाजापुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एमपी से बिलोंग करता हूं। मेरा सवाल है कि क्या सहकारी समितियां द्वारा क्रियान्वित एफपीओ एफएससी से क्या मदद ले सकते हैं? एसएफएसी में 3 स्कीम्स हैं और उसमें से 3 स्कीम में से एक स्कीम है इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम में सिर्फ एफपीसीज, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ही इसका लाभ उठा सकती हैं। और कहना चाहिए क्रेडिट गारंटी में अगर आएंगे तो वो स्कीम हमारी बैंक्स के लिए है। बैंक्स को हम गारंटी, अगर वो लोन दें तो उस लोन को एसएफएसी गारंटी करता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, एक काफी सरल सा प्रश्न है कि इनाम क्या है और किस तरह से जो है वो इसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं, क्योंकि जब ये योजना आई तो उसके बाद भी आज भी कई ऐसे हमारे किसान हैं जो इनाम के संबंध में थोड़ी ही जानकारी रख पाते हैं और काफी अच्छी तरीके से एकदम यूजर फ्रेंडली होकर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इनाम की व्यवस्था जो स्थापित की गई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को अपनी उपज की अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। और वो व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि जो किसान अपनी उपज लेकर के आता है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे उसकी जांच की जा करके और उसको बोली के लिए रखा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही बोली लगाई जाती है। तो एक वो पारदर्शिता आती है, और जो कार्टेल बनता है कमीशन एजेंट्स का, उसको तोड़ करके कोई भी इसमें बोली लगा सकता है। उपज की क्वालिटी को देख करके बोली लगाई जाती है, जिसमें की संभावना ये है कि किसान को अधिक से अधिक अपनी उपज का मूल्य प्राप्त हो सके। तो इस व्यवस्था के चलते ये पूरा इस उद्देश्य के चलते ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि किस प्रकार से किसान को उसकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। और इनाम इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जहां जहां ये 585 मंडियों में ये लागू की गई है अभी तक, वहां पे किसानों को अपनी उपज का पूर्व की कंपैरिजन में अभी अच्छा दाम प्राप्त हो रहा है। जी विशाल जी, लेकिन एक प्रश्न ये भी कई किसानों के मन में आता है जो हमें कई बार सुनने को मिलता है कि जिस किसान को इंटरनेट चलाना नहीं आता तो क्या वो इनाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो वो किस तरीके से अपनी जो फसलें हैं उनकी बिकवाली बिना बिचौलियों के तौर से कर सकता है? अभी सबके पास में स्मार्टफोन है, सब लोग यूज कर रहे हैं। हमने इनाम का ऐप भी बना करके दिया है, और मंडियों में ये व्यवस्था स्थापित की गई है कि वो आए और वहां पे कंप्यूटर के माध्यम से जो मंडी का स्टाफ है वो उसकी मदद के लिए रहता है, इनाम का स्टाफ है वो मदद के लिए रहता है। तो इस प्रकार से एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी हम साथ में साथ क्रिएट कर रहे हैं, और एक व्यवस्था ऐसी सरल तौर पे लागू की गई है जिसमें कि किसान जो अब सक्षम हो चला है वो भी इस व्यवस्था को यूज कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली अपने उपज का अच्छा दाम प्राप्त करने के लिए सक्षम हो गया है। बिल्कुल शुक्ला जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि केवल उपज के अलावा और कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जो है वो बाजार में लेके जाया जा सकता है समूह बनाकर? कृषक उत्पादन जो कृषक संगठन है ये फसलों के अतिरिक्त डेयरी, मछली पालन और इवन हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जा सकता है एवं संगठन बना के व्यापार कर सकता है। तो आपको लगता है कि समूह बनाकर जो है वो हमारे किसान अपनी आमदनी को ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि एक अकेला किसान? जैसे हमने कार्यक्रम में शुरुआत में ही कहा था कि अगर हम समूह बनाकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो सफलता है वो अच्छी मिलेगी, लेकिन कई किसानों की मंशा ये भी रहती है कि हम अकेले खुद के बल पर अपना काम करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा बेहतर रहता है, समूह बनाकर कि एक अकेला किसान कर सकता है? देखिए, इस मामले में तो मैं कहूँगा जो कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की।
अकेला किसान जब मंडी में जाता है तो उसका वहाँ शोषण ज़्यादा होता है और उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। परंतु जब समूह बना के किसान जाता है कहीं पे भी, तो जो बार्गेनिंग पावर है वो उसको मिलता है। उसके पास होता है कि हमारे पास 1000 टन माल है और आप बताइए किस दाम पे आप लेंगे। तो वो जो शक्ति मिलती है वो एक संगठीकरण कारण ही मिल पाती है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी वाद संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में और आप देख रहे हैं कार्यक्रम वाद संवाद। और आज हम बात कर रहे हैं अन्नदाता का साथी SFAC पर। यह हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने SFAC के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इनाम के संबंध में भी कुछ विशेष जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया। आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनका। विशाल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनाम को थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। क्या है इनाम और किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, इनाम राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसकी शुरुआत की गई थी इस उद्देश्य से कि किसानों को उनकी उपज का गुणवत्ता के हिसाब से अधिक मूल्य मिल सके। तो इस प्रोग्राम में ये प्रणाली इस्तेमाल की गई कि किसान जब अपनी उपज को मंडी में लेकर के आता है तो उसका एक उपज को एक लॉट आईडी अलॉट किया जाता है, जो कि उसकी उपज की पहचान होती है। इस लॉट का फिर वो वहाँ पर गुणवत्ता जांच की जाती है। हर मंडी में एक क्वालिटी असेसिंग लैब एस्टैब्लिश की गई है, बनाई गई है, जहाँ पे उसके लॉट की गुणवत्ता के हिसाब से जांच की जाती है। इस गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो वहाँ पे व्यापारी, और न सिर्फ वहाँ के व्यापारी, उस मंडी के बाहर के उस राज्य के कहीं से भी कोई भी व्यापारी उसकी बोली लगा सकता है। अब बोली लगाने से फायदा ये होता है कि जिस व्यापारी को उस उपज की गुणवत्ता को समझ आ रही है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है, वो उसके अच्छे दाम देता है या ज्यादा दाम देता है, तो किसानों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है। दूसरा फायदा कि जैसे ही उसकी गुणवत्ता जांच बोली पूरी होती है, उसका भुगतान जो है इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के खाते के मार्फत सीधे किसान के अकाउंट में आ जाता है। तो किसान को भुगतान भी तुरंत मिलता है और गुणवत्ता के हिसाब से पूरा मिलता है। तो इनाम राष्ट्रीय कृषि बाजार को बनाने का उद्देश्य यही था कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके। जी बिल्कुल। आप में से कोई कुछ प्रश्न करना चाहेगा हमारे विशेषज्ञ से? बिल्कुल आप करेंगे। अपना नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। मेरा नाम रसदीन खान है जी। मैं बड़ौली एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लक्ष्मणगढ़ से हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। और मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि SFAC में नए FPO के गठन एवं संचालन के लिए गवर्नमेंट द्वारा SFAC द्वारा क्या प्रावधान दिया गया है? बिल्कुल जी। डोगरा जी आप बताएंगे। हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा SFAC की स्कीम है इक्विटी ग्रांट। इक्विटी ग्रांट बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब हुआ उनकी पूंजी के बराबर SFAC 15 लाख रुपए तक उनको अनुदान देता है। और ये अनुदान की राशि वो किसी भी काम में खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी है, या मान लीजिए कुछ अपने खर्चे करने हैं, कंप्यूटर्स खरीदने हैं, इस तरह के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक SFAC ने करीब 591 FPCs को ये अनुदान दिया है और करीब 38 करोड़ का अनुदान SFAC दे चुका है अभी तक। और अभी तक हमें ये लगा है कि सब लोगों ने इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है और आगे आने वाले समय में SFAC इसका और भी ज़्यादा वो पैसा देगा। हमारी तो आशा किसानों से, किसान समूहों से या FPC से ये है कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। बिल्कुल। मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो समूह है ये कितने पारदर्शी होते हैं और इनकी मॉनिटरिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है? देखिए, चूंकि FPCs जो हैं वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो जितनी कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट में निर्धारित हैं वो सभी उनको पूरी करनी पड़ती हैं। तो वो अपने आप में एक पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा टूल होता है कि जो भी वहाँ पे
हो रहा है कि कितनी इक्विटी आई, कि कितना व्यापार किया या कितना खर्चा हुआ, कितना उसमें से उन्होंने ऋण लिया, ये पूरा एक उनका अकाउंट का लेखा जोखा है, वो कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के तहत उनको भरना पड़ता है। तो एक तो पारदर्शिता का वो बहुत बड़ा एक अंग हो गया। दूसरा, मॉनिटरिंग का आपने सवाल पूछा, तो वो ये है कि हमारी तरफ से भी, एसएफएसी की तरफ से भी हम लगातार कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग की व्यवस्था रखते हैं। एक होता है रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, जिसके तहत हम इनकी स्थापना करवाते हैं, तो उनके मार्फत हम मॉनिटरिंग करवा लेते हैं, या हम यूं कहें कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन में हमने कराया है। कोई संस्था है जैसे मैनेज है हैदराबाद की, तो उनको हमने टास्क दे दिया कि इतने समूह हमारे बन गए हैं, आप उनको जांचिए, तो वो जांच करके हमें देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी है, एक पारदर्शिता की रिक्वायरमेंट है एक्ट के प्रावधानों के तहत। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितने एसएफएसी के द्वारा स्थापित कराए गए एफपीओज हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे किसान भाई बहनों का, जो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और जानते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी। मेरा नाम आसम खान है, मैं राजस्थान से, जिला अलवर। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ किसान मिलकर अपना एफपीओ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आगे बढ़ना किस तरह से उचित रहेगा? बिल्कुल, काफी वाजिब प्रश्न है ये, जो कि शायद हर एक किसान के मन में होता है कि किस तरह से समूह बना के आगे बढ़ सकते हैं। खान साहब, ऐसा है कि अगर आप समूह बनाना चाहते हैं तो आपको समान फसल वाले या समान विचारधारा वाले किसान भाइयों को छोटे छोटे समूह बनाइए गांव के स्तर पे, और उनको फिर संगठित करके एफपीओ का गठन करिए। तो पहले आपको कोई भी फसल का चयन करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में आपको चना ले सकते हैं या सरसों का फसल ले सकते हैं, तो उनके उगाने वाले किसानों को एकत्रित करें, उनको फायदे बताएं कि एफपीओ बनाने के फायदे क्या हैं, और उनको इस समूह से धीरे धीरे जोड़ते जाएं। तो आप एक गांव में जैसे करीब 15 से 20 किसानों को चयन कर लें, उसी प्रकार ऐसे 50 गाँव को आप चयन करके उनका चयन समूह बना के उनको एफपीओ में जोड़ दें उनको। और उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप उनको कंपनी एक्ट में बना रजिस्टर करा सकते हैं, या सोसाइटी या कोऑपरेटिव एक्ट, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके जो किसान क्या चाहते हैं कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं एफपीओ या कंपनी एक्ट में, तो वो किसानों को, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जो मैनेजिंग कमेटी होगी, वो निर्णय लेगी कि किस एक्ट के अंतर्गत ये आप एफपीओ बनाएंगे या रजिस्टर कराएंगे। बिल्कुल। शुक्ला जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कोई भी किसान अगर अपना समूह बनाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो एसएफएसी उसमें क्या कदम उठाती है, किस तरह से उनकी सहायता करती है? मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये किसान जो है हमारी जो संगठन है, ये मूलतः एक कंपनी है, और कंपनी चलाने के लिए उनको उनका बिजनेस प्लान आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए, कैसे जाके दूसरी कंपनियों से वो व्यापार के लिए वार्तालाप करें, ये सब मोटी मोटी चीजें उनको आनी चाहिए। और आपको मालूम है कि हमारे कृषक जो हैं वो ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, परिप्रेक्ष्य से, और उनको इनकी जानकारी नहीं होती है। एसएफएसी अपने एफपीसी के लिए, अपने सदस्यों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जैसे हमारी एक संस्था है बर्ड बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो नाबार्ड की एक संस्था है, वो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट है हैदराबाद की, उनके द्वारा हम समय समय पर सीईओ एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 3 सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें कैसे बिजनेस प्लान बनाया जाए, और बनाना ही नहीं, उसको कैसे उसको क्रियान्वयन भी किया जाए, तो उसका प्रशिक्षण कराते हैं। कैसे कंपनी एक्ट में जो कंप्लायंसेस हैं उनका समय समय पर पालन किया जाए, उसका प्रशिक्षण किया जाता है, और कैसे बिजनेस प्लान बना के उसका क्रियान्वयन करना है। तो इन जो मोटी मोटी चीजें, इन पे हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते रहते हैं, ताकि हमारे किसान इसका लाभ ले सके और जो कमियां हैं उनको दूर कर पाएं। बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे किसान भाई बहनों का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप में से कोई प्रश्न करना चाहेगा? बिल्कुल, हमारी किसान बहन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अपना नाम बताइए। पहले तो सबको नमस्ते, मेरा नाम भारती विनोदुंडे है, मैं श्रीरामपुर शेतकरी कृषि प्रोड्यूसर कंपनी शिरडी से हूँ। मेरा सवाल ये है मैम कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ में कितने सदस्य हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई सीमा नहीं है, आप 1000 के ऊपर में भी जा सकती हैं, और आप मिनिमम की ज़रूर है एक रिक्वायरमेंट कि जब आप कंपनी को रजिस्टर करने जाते हो तो कंपनीज एक्ट का प्रावधान है कि 10 लोगों के तहत में आप उसको रजिस्टर करो। और हमारे यहाँ जब आप बेनिफिट लेने आते हो तो हमारी भी कुछ उसमें है स्टिपुलेशन कि आप किसी स्कीम में 1000 की सीमा है, किसी में 500 की है, पर हमारी जो स्कीम्स हैं उसमें एक सीमा है मिनिमम की, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। जी, साथ ही आप भी अपना कुछ प्रश्न जो है वो करना चाहेंगे यहाँ पे, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम दिलीप नाफड़े है, मैं जय सरदार
कृषि उत्पाद शेतकरी उत्पादक कंपनी का चेयरमैन हूँ और एसएफएसी और हमारी कृषि विकास संस्था के मार्गदर्शन में हमारी एफपीओ आगे बढ़ रही है। लेकिन मेरा आज ये प्रश्न है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ऐसा क्वेश्चन है। और प्रश्न मेरा ऐसा है कि एक कंपनी हमारे किसानों से हम जो माल खरीदते हैं इसकी निर्यात भी कर सकते हैं क्या? हमारे कृषक संगठन जो है वो अपने माल का निर्यात भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको गुणवत्ता जो है जिस देश में भेज रहे हैं उसके गुणवत्ता के बराबर मानक जो भी मापदंड है उसको आप पूरा कर सकें। तो आप अगर इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो आप बेशक निर्यात करें। हमारे कुछ एफपीओ कर्नाटका का हैं, वो प्याज का जो रोज़ ऑनियन होता है उसका निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही उत्तम सवाल है आपका और मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर कदम उठाएं और जो भी मदद है हमारी संस्था जो कर सकती है वो भी देगी। उसके अतिरिक्त भारत सरकार के और भी कार्यक्रम हैं जिनका आप लाभ लेके ये निर्यात का आप अपना कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल। और आइए थोड़ी सी हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं ई-नाम के संबंध में और एक बार फिर से रुक करते हैं विशाल जी का। विशाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ई-नाम में हमारे किसान अगर पंजीकरण करवाना चाहें तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं, और हमारे कई किसान भाई यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका ई-नाम के संबंध में प्रश्न भी है, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजीकरण की। देखिए, ई-नाम की पंजीकरण की जो प्रक्रिया है बेहद सरल है। सबसे पहले तो आप अपनी निकटतम ई-नाम मंडी में जा कर के वहाँ पे जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बता देंगे। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट enam.gov.in पे जा कर के खुद अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करा सकते हैं। तीसरा, आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू उससे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और आपके बैंक के खाते की जानकारी ली जाती है तथा और एक भारत सरकार द्वारा मान्य एक पहचान पत्र, फोटो आईडी कार्ड आपको जमा कराना पड़ता है। इसके जमा करते ही आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास मोबाइल नंबर के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-2700-224 पे कॉल करके कभी भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं, जो निःशुल्क आपको दी जाएगी। नंबर एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 1800-2700-224 और ये ई-नाम पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी किसान भाई को इसके लिए कोई पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, आपका प्रश्न था ई-नाम के संबंध में, अपना नाम बताइए और कहाँ से आए वो बताइए। जी, मेरा नाम रवि पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से जय सरदार कृषि विकास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ। मेरा सवाल विशाल जी से है कि यदि एफपीओ ई-नाम से जुड़ना चाहे, ई-नाम के साथ काम करना चाहे तो एफपीओ के लिए क्या प्रावधान है? जी हाँ, एफपीओ चाहे तो वो भी ई-नाम के साथ जुड़ सकता है, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। आपको ई-नाम में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एफपीओ के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एक अलग से ये होता है कि जो आपका आरओसी नंबर है, जिस कंपनी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको वहाँ जमा कराना पड़ता है, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यूजर आईडी, पासवर्ड जैसे नॉर्मल प्रक्रिया में होता है आपको मिल जाएगा, आप अपना काम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि 800 के करीब एफपीओ ऑलरेडी ई-नाम से जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी ये संदेशा लेकर के जाएं कि किस प्रकार से एफपीओ को ई-नाम से जोड़ना बहुत सरल है और मात्र लॉगिन करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप में से कौन प्रश्न करना चाहेगा? जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए और प्रश्न पूछिए। मेरा नाम अशोक मड़ावी है, मैं चंद्रपुर जिले से चिमूर तालुके से हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न ये है कि रजिस्टर ऑफ कंपनी जो कार्यालय है, इन कार्यालयों में जो किसान उत्पादक संगठन है, इनसे वो सही तरीके से पेश आते हैं या दूसरी तरह, जिस तरह से दूसरी व्यापारी जो कंपनियां हैं उनके तरह से पेश आती है? ये मांग उठती है कि किसान उत्पादक कंपनियों के लिए क्या सरल नियम कर सकते हैं? संशोधित अधिनियम आया है कंपनीज एक्ट का, उसमें एफपीओज के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑलरेडी उनको एक अलग तबके का मानते हुए कि ये किसानों का समूह है, पढ़े लिखे पैसे वाले उद्यमियों का समूह नहीं है, ये उद्यमी बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समूह है। इस बात की पूर्ण जागरूकता के साथ में संशोधन उसमें किया गया है। साथ के साथ में उनको काफी सारी कंप्लायंसेस में
लीनियंट एक तरीके से रुख अपनाते हुए उनकी कंप्लायंसेस भी कम की गई हैं, वो और कम की जा सकती हैं और सरल की जा सकती हैं। इसके लिए एसएफएसी भी प्रयासरत है और हम कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ में इस विषय में वार्ता कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी मालूम होगा कि एफपीओज जिनकी आय 100 करोड़ तक के लिए जाती है उनको इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। और भी किस प्रकार की छूटें हैं, हम समय समय पे जब डायलॉग करते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं, तो हमारे पास में जैसे डिमांड आती है हम उसको टेकअप करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कई हमारी महिला किसान बहनें भी हैं मैम जो अपने जो स्वयं सहायता समूह है जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर वो अपना खुद का कोई समूह बनाना चाहें तो जैसे कि मैंने शुक्ला जी से भी पहले ये प्रश्न किया था कि फसलों के अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं जिनका वो बिकवाली जो है वो बाजार में कर सकती हैं, और किस तरह से अगर वो अपना एक समूह बनाना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है ये। देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें जो है आज की तारीख में है वो सब्जी है। जगह जगह पे सब्जी की डिमांड है, जगह जगह पे लोगों ने छोटे छोटे व्यापार सब्जी से संबंधित कर लिए हैं। और जो ये कृषि में जो उन्नत प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि कहते हैं पॉली हाउस के अंडर में जो ये लोग खेती कर रहे हैं सब्जियों की, चाहे वो खीरे हों, चाहे टमाटर हों, चाहे वो फल हों दूसरे प्रकार के, तो उसमें महिलाओं का मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा उनका एक रुझान भी है और वो उसमें सफलता भी हासिल कर रही हैं। तो सब्जियों का समूह बनाया जा सकता है। सब्जियों में भी आप देखें तो खीरे हैं, टमाटर हैं, इनका समूह बनाया जा सकता है और महिलाएं इसमें अपनी प्रगति कर सकती हैं। और इस प्रकार के कई जीवंत उदाहरण हमारे साथ में हैं। एसएफएसी से वो संपर्क करें महिलाएं कृषक जो हैं और हम उनको इस विषय में गाइड करेंगे। जी बिल्कुल। तो जो हमारी महिला किसान बहनें इस वक्त कार्यक्रम देख रही हैं अपने घर पर बैठकर, तो वो भी अपना समूह जो है वो बना सकती हैं। और जैसे कि यहाँ पर नीलकमल जी ने बोला कि वो यहाँ पर जो सब्जियां हैं उनका जो है वो आगे उसकी बिकवाली कर सकती हैं अपना समूह बनाकर, और अपनी घर की जो अपने परिवार की जो आय है उसको भी बढ़ाने में काफी ज्यादा अपना जो एक अहम रोल है उसको जो है वो निभा सकती हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे किसान भाई बहनों का और देखते हैं कि अब आप में से कौन जो है वो प्रश्न करना चाहेगा। बिल्कुल। मेरा नाम प्यारेलाल जो है, मैं जो है आराजी लाइन ब्लॉक से हूँ और मेरा प्रश्न है एक, अगर हम इस कंपनी में सम्मिलित हैं, इसमें जो लाभ होता है, फायदा होता है, अगर हमारी कंपनी उसमें इधर उधर बात करती है, फायदा नहीं देना चाहती है, तो शिकायत हम कहाँ दर्ज करें? यह मेरा प्रश्न है। बिल्कुल, काफी अहम प्रश्न है इनका। आप इसकी जो भी आपकी कंपनी में आपको लगता है कि हमको ये फायदा है जो सरकार द्वारा दिया गया है परंतु हमको ये लाभ नहीं मिलता है, तो आप इसकी जो कंप्लेंट है हमारे एसएफएसी को, आप हमारा ईमेल आईडी भी है उस sfsc@nic.in, उस पर पत्र डाल सकते हैं या हाथ से भी पत्र लिख के भेज सकते हैं या ईमेल भेज दीजिए और आपकी जो भी शिकायत होगी उस पर हम जरूर बिल्कुल। और कितने दिनों में जो शिकायतें आती हैं उनका जो समाधान है वो कितने दिनों में जो हमारे किसानों को मिल जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान इंतजार ही करते रह जाते हैं, तो कितने समय में उनको जो समाधान है वो मिल जाता है अपनी शिकायतों का? ये हम तुरंत से तुरंत इस पे कार्रवाई करते हैं। जैसे हमारे ध्यान में आता है, संज्ञान में आता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और जो संस्था इनको प्रमोट करती है उससे हम तुरंत पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा है किसानों को। बिल्कुल। हमारे एक और किसान भाई हैं जो यहाँ पर प्रश्न करना चाहते हैं, एक बार आइए उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से वो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संदीप घोष नाम है और मैं पिंडरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरा एक सवाल है कि ये कंपनियां जो कस्टम हायर सेंटर चलाती हैं तो इनमें क्या कामयाबी मिली है, क्या इनसे लाभ है, इस काम से क्या हमें लाभ है, ये इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए। जी, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कस्टम हायरिंग सेंटर एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें क्योंकि हमारे छोटे किसान हैं और उनके पास इतनी आर्थिक वो संपन्नता नहीं होती है कि वो ट्रैक्टर या उससे जुड़े हुए जो यंत्र उनको खरीद सकें। और आप सबको मालूम है कि आज की तारीख में लेबर जो है बहुत महंगा हो गया और दूसरी बात है कि उपलब्ध भी नहीं है, तो आपका लागत भी बढ़ता है और ज़्यादा समय लगता है। तो उसको बचाने के लिए ये कार्यक्रम लागू किया है कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसमें एक एफपीओ के या कहीं पर भी किसी व्यक्ति को ये दिया जाता है जब वो छोटे छोटे उपकरण अपने पास रखता है और उनको एक छोटे से रेंट पे वो आपस में मिल बांट के वो खेती करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि कम समय में आप वो जो ऑपरेशन है कृषि का वो कर लेते हैं और आपका पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और एक ही समय में आप बहुत सारे किसानों को जो है खेती जो है जोत सकते हैं कम समय में। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमारे बहुत सारे एफपीओ हैं, मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा,
जैसे कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर चला रहे हैं और उनका बिजनेस प्लान का बहुत अहम हिस्सा है, उससे काफ़ी ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये। और इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम वाद संवाद में। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है अन्नदाता का साथी SFAC। इस कार्यक्रम में अब तक हमने इस विषय पर काफी चर्चा जो है वो की है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो किसान भाई बहन है वो भी मौजूद है और उनके मन में भी जैसे जैसे प्रश्न आते जा रहे हैं इस विषय के संबंध में, वैसे वैसे वो अपने प्रश्न पूछकर अपनी जो समस्याएं, जो शंकाएं हैं, उनका समाधान भी लगभग हासिल कर पा रहे हैं। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे किसान भाई बहनों का, और जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और देखते हैं कि उनके मन में क्या क्या प्रश्न है। जी, आप में से आप प्रश्न करना चाहेंगे? जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जय सरदार कंपनी से। मेरा प्रश्न ये है कि कृषि क्षेत्र के अलावा इतर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से संबंधित जो FPO है, इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में FPO हम बना सकते हैं क्या? आप कृषि के अतिरिक्त उससे जुड़ी जो भी फील्डें हैं, जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, इवन सेरिकल्चर जो अब सिल्क वाला जो होता है उसके, वो भी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, तो ये सब क्षेत्र में आप कर सकते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में भी FPO बनते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। तो ये सब क्षेत्र में आप FPO का काम कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपका FPO तो पापड़ का भी काम करता है, और उसमें औरतों का भी काफ़ी एक प्रश्न था तो मैं उसमें बोल नहीं पाया था मैं। तो जो महिलाएं हैं आपके FPO की, वो ज्वार बाजरा मिलेट पे आधारित पापड़ों का काम करती है और अति उत्तम काम करती हैं। जी बिल्कुल। आपके मन में भी कोई प्रश्न? जी, अपना नाम बताइए। नमस्ते, अजय कुमार सिंह, RRG लाइन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वाराणसी से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि किसानों के बीच में जब हम मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि उनको विश्वास नहीं होता कि हाँ भी SFAC भी कुछ है या FPC है क्या। ये सबसे ज़्यादा विश्वास इनमें क्रिएट कैसे किया जाए, या SFAC क्या कर रही है इसके लिए? ये भी काफ़ी अहम प्रश्न जो है वो है जी इनका। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अपने समय समय पे, एक हमारी संस्था है एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा जागरूकता शिविर लगवाते हैं हर क्षेत्रों में, हर राज्यों में लगवाते हैं। अपन समय पहले भी पे लगाए हैं और आगे भी लगा लेंगे, परंतु जो आपका मूल प्रश्न है वो बड़ा अच्छा है कि विश्वसनीयता कैसे पैदा की जाए। जी, तो मैं सोचती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी तरफ से, SFAC की तरफ से आपकी फील्ड विजिट करा सकते हैं दूसरे क्षेत्रों में। अगर आपका एक समूह तैयार हो गया है मान लीजिए, और आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ विश्वसनीयता की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम एक फेमिलियराइजेशन विजिट करा देते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में है या आपके मध्य प्रदेश में है, कोई सक्सेसफुल FPO काम कर रहा है, SFAC के अधिकारी हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं, वो जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मिली जुली सी एक अप्रोच रख के, कुछ आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से, कुछ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रचार प्रसार का सामग्री है उसको दिखा करके, कुछ आप दूसरे FPO में विजिट करा करके विश्वसनीयता जागृत करा सकते हैं। कि वही है ना कि जब देख लो ये काम कर रहे हैं, आप पूछिए उनसे आपको हमारी SFAC की स्कीम के तहत क्या लाभ मिला, वो बताएंगे आपको, उसको आप अपने सदस्यों को सुनाएंगे तो उनमें विश्वसनीयता बढ़ेगी कार्यक्रम के प्रति। बिल्कुल। विशाल जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसके अंदर जानकारी? मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जैसे इनाम के लिए भी हम जागरूकता प्रोग्राम्स करते रहते हैं राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलके, तो जब जब भी प्रोग्राम होना होता है हम उसका शेड्यूल अपनी वेबसाइट पे डालते जाते हैं। तो आप अगर हमारी वेबसाइट enam.gov.in पे निरंतर नज़र रखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कब होने वाला है। ये शेड्यूल हर 15-15 दिन में हम अपलोड करते रहते हैं, तो आपको उस पर पता चले, आप वहाँ जाएं, उन प्रोग्राम्स को अटेंड करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी उसके बारे में। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बात की नीलकमल जी की, किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो FPO के साथ आप उनका जो है वो आप उनका विजिट भी करवाती हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर अनुदान राशि की बात करें तो कितनी अनुदान राशि जो है वो किसानों को मिलती है? क्या उसके लिए किसी प्रकार की कोई शर्तें होती हैं? जी, स्कीम की गाइडलाइंस बनी हुई हैं, दिशा निर्देश बने हुए हैं, और हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमने पोर्टल पे सबकी एप्लीकेशन लेते हैं हम,
है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे पास में आ जाती है। जो एफपीओ चाहे वो एप्लीकेशन करे, जो एंटरप्रेन्योर है, जो कोई अपना मान लीजिए प्राइमरी प्रोसेसिंग की कोई काम करना चाहता है किसान, वो भी अपना स्कीम के मार्फत पोर्टल के मार्फत स्कीम में अप्लाई कर सकता है। विभिन्न स्कीमों में विभिन्न प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है। जैसे हमारा जो एफपीओ को ग्रांट मिलती है वो 15 लाख रुपए तक की हम उनको इक्विटी ग्रांट, वो अपनी इक्विटी इकट्ठे कर ले, यानी कि उनकी जो पूंजी राशि है उसको, वो अपना हिस्सा पूंजी है उसको जब वो एकत्रित कर लेते हैं सदस्यों से, तो हमारे यहाँ दरखास्त करके वो इसका मैचिंग ग्रांट ले सकते हैं। तो वो हम मैचिंग ग्रांट 15 लाख रुपए तक की देते हैं। इसके अलावा हम एफपीओ को मैनेजमेंट कॉस्ट भी देते हैं। हम ये देते हैं कि उनकी सीईओ की सैलरी है, उन्होंने कोई ऑफिस किराए पे ले रखा है, या उन्होंने बिजली का बिल भरना है, तो उस प्रकार की सहायता भी हम देते हैं। उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, डिफरेंट साइज का जो एफपीओ है उसके ऊपर उसके निर्धारित होती है। इसके अलावा एक पॉइंट बार बार छूट जा रहा है, वो ये है कि मदद वाली जो बात आपने बोली, वो ये कि रिसोर्स इंस्टीट्यूशन जो हमारा बीच में एक कड़ी है, बहुत अहम कड़ी है, वो भी जो कि एनजीओ होता है क्षेत्र का, हम उसकी भी मदद करते हैं कि वो जा करके किसी प्रकार से किसानों को एक मत करें और किस प्रकार से उनमें ये संदेशा लेकर के जाएं कि एकता में ताकत है। तो वो उसको हम आरआई को भी सपोर्ट करते हैं। तो इतने सब जब सपोर्ट सिस्टम एक उद्देश्य को लेके काम करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि निश्चित तौर पे हमको इसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। बिल्कुल। विशाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी इसमें कुछ और मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आप जोड़ना चाहेंगे? जागरूकता की बात पे मैं एक और छोटा बताना चाहूँगा कि हमने अपनी वेबसाइट enam.gov.in पे इनाम के छोटे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो कि बेहद सरल हैं और लोकल लैंग्वेज में हैं। अगर किसान भाई कोई उसको किसी की हेल्प से, किसी की सहायता लेकर के अगर देख सकता है तो उसको इनाम की प्रणाली पूरी आराम से समझ आ जाएगी। इसके साथ मैंने अपना टोल फ्री नंबर तो बताया है, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, 1800-2700-224। अगर फिर भी कोई शुभा या शंका रह जाती है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके अपनी सारी शंकाओं का निवारण करा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे कुछ किसान भाई हैं जो यहाँ पर और भी जो प्रश्न है वो अपने पूछना चाहते हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। जी, मेरा नाम कुशाल सिंह सोलंकी है, शाजापुर एपीसी एमपी से बिलोंग करता हूँ। किसानों का मूल्य होता है अच्छे उत्पादन के लिए अच्छा बीज और अच्छे खाद की आवश्यकता होती है। तो एफपीसी के माध्यम से किसानों को अच्छा खाद और अच्छा बीज हम किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन। जो एफपीसी अपना जो कार्यक्रम चालू करता है बिजनेस का, वो इनपुट के द्वारा ही शुरू करता है। सबसे पहले खाद, बीज, जो केमिकल्स होती हैं उनका इंतजाम करता है, और उसके लिए हमने ये निश्चित किया है कि जो एफपीसी है ये डीलर खुद ही बन जाएं। तो हमने इस पर काफ़ी प्रयास किया हुआ है, और कई एफपीसी हमारे इनको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो अपना डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें, ताकि एक कम मूल्य पे अच्छी क्वालिटी का खाद या बीज इनको प्राप्त हो सके। तो एफपीसी खुद अगर डीलर बनता है तो एक एश्योर्ड जो क्वालिटी है वो अपना खाद अपने भाइयों को भी ले सकता है और अपने भी इस्तेमाल कर सकता है, और वहाँ उस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उनको भी दे सकता है। जी बिल्कुल। वहाँ पे एक प्रश्न अहम ये भी उठता है कि किसान उत्पादक संगठन के उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए एसएफएसी की भूमिका क्या है, किस तरह से वो कार्य कर रहा है? इसके लिए हमने एक अपना ई पोर्टल बनाया है जिसका नाम है एफपीओ बायर ई इंटरफेस पोर्टल। क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान, उसको मालूम नहीं है कि इसका क्रेता कहाँ है, हमारे उत्पादन का कौन खरीदार कौन है। उसी तरह खरीदार को ये नहीं मालूम है कि हमको एक पर्टिकुलर जो क्रॉप है वो कहाँ से प्राप्त हो सकेगा। तो ये जो गैप है ये इन्फॉर्मेशन का, उसको भरने के लिए एक हमने पोर्टल बनाया है, हमने एफपीओ बायर इंटरफेस पोर्टल कहते हैं, जिसमें किसान अपने सारे उत्पादनों का कितनी क्वांटिटी में, किस मौसम में, किस समय में और क्या ग्रेड है, इसकी जानकारी उस पोर्टल पे देता है। और जो बायर होता है वो उस पोर्टल पर आके रजिस्टर करता है और वो देख सकता है कि किस जगह में ये गन्ना के उत्पादक है या ऑरेंज का है या मिर्ची का है, कहाँ पे ये फार्मर्स कहाँ पे हैं ये, और कितनी क्वांटिटी में किस ग्रेड में ये उपलब्ध है ये। तो ये जो मिलन है हम इस पोर्टल के द्वारा कराना चाहते हैं, इंटरफेस। इसके अलावा एसएफएसी की जो वेबसाइट है sfaceindia.com, उसके ऊपर बहुत सारी सूचना उपलब्ध डेली बेसिस पे रहती है। नई नई सूचनाएं हम डालते रहते हैं, जैसे जैसे डिसीजन होते हैं उस सूचनाएं सब एसएफएसी वेबसाइट पे डाल दी जाती हैं। और अगर ऐसे एफपीसीज या किसान भाई उसका लाभ उठाना चाहें तो देखें, उस पर जा करके हमारी साइट पे जा करके उसका इंफॉर्मेशन भी उससे ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे किसान भाइयों का, पीछे काफी जो प्रश्न है वो अपने पूछना चाहते हैं इनसे। जी
जी मैम नमस्ते। मैं एमपी के सहारनपुर ब्लॉक से संजय परमार। मैं विशाल सर से जानना चाहता हूं इनाम के बारे में कि इनाम के और नए फीचर्स अगर हैं तो उनके बारे में हम किसान भाइयों को जानकारी दें कि जिससे हम सभी किसान भाई उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके और लाभ कमा सके। जो मुख्य फीचर है जो हर किसान भाई के पास उनको मालूम होने चाहिए उसके बारे में जानकारी ज़रूर दूंगा। सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा हर किसान भाई अपने मोबाइल पे या किसी की भी सहायता से मोबाइल पे अपना इनाम का ऐप डाउनलोड करें। इसमें एक विशेष फीचर है जिससे के थ्रू वो अपने आसपास 100 किलोमीटर के अंदर जितनी भी इनाम की मंडियां कार्यरत हैं उसकी लोकेशन मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी मंडियां आपके 100 किलोमीटर के आसपास उपलब्ध है। साथ में ही हर मंडी में पिछले 3 दिन में क्या क्या जिन्स आए थे, कौन कौन सी फसलें आई थी, उनके क्या भाव रहे, इसकी पूरी जानकारी वहां मिल जाती है। तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसान को ये होगा कि अपनी फसल ले जाने से पहले ही उसे पता चल जाएगा कि मेरे आसपास कौन सी मंडी है जहां पे क्या भाव रहा है, मुझे कहां ले जाने में ज्यादा फायदा मिलेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो किसान भाइयों के एक्चुअल फायदे के लिए बनाया गया है। मैं फिर गुजारिश करूंगा हर किसान भाई अपने मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड करें और इसका फायदा उठाएं। दूसरा जी एक और मुख्य फीचर है हमारा, अब किसान की आज उपज हुई है, फसल उसकी आ गई, लेकिन वो ये तय करता है कि मैं अभी इसको नहीं बेचूंगा, मैं कुछ समय बाद बेचूंगा, तो उसको गोदाम में उसका भंडाराकरण करना पड़ता है। हमने ये कोशिश की है कि भंडाराकरण करने के बावजूद वो भंडार में रखे हुए गोदाम में रखे हुए फसल को भी इनाम पे बेच सकता है। इसकी कुछ शर्तें हैं कि आपको पहले वहां पर ले जाकर के अपनी क्वालिटी चेक वहां गोदाम में करानी पड़ेगी, भाड़ा देना पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा यह है कि कुछ समय बाद जब भाव बढ़ते हैं तो आप उस वक्त बेच करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा नाम अशोक मड़ावी है, चंद्रपुर जिले से। माम से मुझे कहना है कि मैचिंग ग्रांट के बारे में बता रही थी, तो जो मैचिंग ग्रांट मिलता है तो 15 लाख तक, तो वो क्या वापस करना होता है? नहीं जी नहीं, वो ग्रांट है, वो वापस नहीं करनी होती है। आपने अगर 15 लाख रुपए एकत्रित कर लिए हैं अपने पूंजी राशि, तो उतना ही सरकार आपको दे देती है। वो आपको आगे यूज करके उसका अपना जो एनुअल अकाउंट है उसमें उसको आपको दिखाना पड़ता है, हमको वापस नहीं लेना है वो पैसा। जी आपका क्या प्रश्न? जी मेरा एक छोटा सा और प्रश्न है कि मेरे के साथ किसानों की जो समस्या है, जैसे मान लीजिए किसानों एक अपना स्वयं का समूह है, एक एफपीओ मैंने अपना खुद का एक रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट में करवा लिया है। जैसे मान लीजिए 1000 किसानों का मैंने अपना खुद का एक एफपीओ कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो उसकी क्या 3 साल तक की जो फंडिंग एसएफएससी के द्वारा होती है, तो उसका लाभ क्या मुझे मिल सकता है या उसके लिए क्या प्रावधान है? फंडिंग का जो 3 साल तक की फंडिंग का सिस्टम है उसका क्या प्रावधान है? हमारी जो स्कीमें हैं जैसे इक्विटी ग्रांट है, क्रेडिट गारंटी है, इसका लाभ आप उन कंपनियों को दे सकते हैं। ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी एफपीओ से तरफ से माननीय प्रधानमंत्री साहब से और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये 3 साल जो सपोर्ट कर रहे हैं ये हमें लगता है कि बहुत कम होता है, तो आज के कार्यक्रम प्रावधान से आप ऐसा ही अगर 5 साल का हो सकता है तो आप बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। तो एक हमारी सबसे तरफ से रिक्वेस्ट है, तो थोड़ा देखिए। जी बिल्कुल। बस चलते चलते अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी मैम कि आगे एसएफएसी का क्या लक्ष्य है भविष्य में, किस और जो है वो किसानों को जाकर मदद करेंगे? देखिए एक बात तय हो चुकी है कि यदि हमको किसानों की आमूल चूल परिवर्तन लाना है उनकी परिस्थितियों में, तो उसका एक सबसे कारगर रास्ता जो है वो है एफपीओ का रास्ता है। अदरवाइज अकेला किसान जो है वो जिसे कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी प्रकार से अकेला किसान भी बहुत ज्यादा कुछ करने में अभी वर्तमान में सक्षम नहीं दिखता है। इसलिए समूह में एक एग्रीगेशन में जो शक्ति है वो निष्पादित है। तो अभी जो सरकार ने तय किया है, गत वर्ष के बजट में ये अनाउंसमेंट आई थी कि हम 10,000 एफपीओस बनाएंगे। अभी वर्तमान में पिछले 5-10 सालों में जब से ये मूवमेंट चला है, कोई 5,000 के करीब एफपीओ हैं, उसमें से करीब 900 के करीब एसएफएसी ने बनाए हैं, कोई 2-3 हजार नाबार्ड ने बनाए हैं, कुछ ट्रस्ट में है, कुछ सोसाइटीज में है, ऐसे करके अलग अलग हैं। तो कुल मिलाकर के 5,000 से ज्यादा की संख्या नहीं मिलती है। अब इकट्ठे हमको 10,000 बनाने हैं, तो 10,000 के लिए लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुई थी, हमने उसकी एक रणनीति बना करके, कार्यनीति बना करके उसको हमने तैयार कर लिया है और वो शीघ्र ही अप्रूवल की तरफ बढ़ रही है। और इसके साथ ही इस साल में जो अभी बजट आया है उसमें प्रावधान प्रस्तावित है कि 500 करोड़ रुपए का इस वर्ष में आएगा।
तो वो 250 के करीब हम इस वर्ष में बनाएंगे नए एफपीओ। तो मैं सोचती हूँ ये जब तक एक क्रांति का रूप नहीं लेता, ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है एफपीओ के फॉर्मेशन का, तब तक इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। देखिए, अगर 1000 किसान हमारे एक एफपीओ से जुड़े हैं और अगर हमने अभी 5000 बनाए हैं तो करीब 50 लाख हमारे फार्मर इससे जुड़े पाए जाएंगे। और जब हम 10,000 के करीब लेके जाते हैं एफपीओ को और 1000 या 500 की संख्या रखते हैं तो वो जरूर 1 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचने की लाभ संभावना बढ़ती है। तो ये एक छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल। पूरे देश में अगर हम 1 करोड़ फार्मर्स का बेनिफिट कर पाते हैं इससे जुड़ करके, तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटी बात होगी। इसके साथ के साथ में जो हमारी दूसरी स्कीमें हैं जो कि कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं, उसमें भी हम बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। और ये जो आपने बोला कि आप इसको जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाइए, उस प्रकार का भी हमने कुछ अपनी रणनीति में रखा है जो आगे अप्रूवल में जाएगा। किंतु हम इस चिंता के प्रति हैं कि हाँ, आपकी बात में दम है कि 3 साल में हो नहीं पाता है, तो इसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो एक नई रूपरेखा लेकर के, एक नया आर्किटेक्चर लेकर के एफपीओस का हमने प्रस्ताव रखा हुआ है और वो जैसे ही हमारा अप्रूवल प्राप्त होता है हम नई सोच के साथ में और नई जोश के साथ में इसको क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए, क्योंकि आप सभी के प्रश्नों का इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो उत्तर दिया। और मैं चाहूंगी कि आप सभी एक बार अपने लिए भी तो जरूर तालियां बजाएं, आप लोग आए और अपने प्रश्न रखें, अपनी बातें जो है वो आपने अपने कार्यक्रम में जो है वो आगे रखी। और इसी के साथ आज के वाद संवाद में बस इतना ही। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी विशेषज्ञों और किसानों का बहुत बहुत आभार। अगले हफ्ते नए विषय के साथ फिर होगा वाद संवाद। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।